सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम कवर कर रहे हैं अपना फाउंडेशन बायोलॉजी। और जैसा कि आप सबको पता है, फाउंडेशन बायोलॉजी में जो हमारा अभी का लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आपके श्वसन तंत्र का, जिसमें हम अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, इन 2 लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में जाना कि हाँ भाई, कैसे आपका जो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन में, वो दिखने में कैसा होता है उसके बारे में हमने जाना। जिसमें हमने ऊपर आपके नासिका क्षेत्र यानी कि ये नोज़ वाले भाग से लेके प्रॉपर लंग्स के अंदर क्या एल्वियोली वाला भाग होता है ना, जो वायु कूपिकाएं होती हैं, वहाँ तक डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या करना है हमें भाई? देखो, हमने अपने उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो लेक्चर कवर करवाया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो श्वसन होता है ना, जो श्वसन होता है यानी कि रेस्पिरेशन होता है, उसको हम मेनली 3 भागों में बांटते हैं, है ना। और उस 3 भागों में हमने क्या बताया था? सबसे पहला था आपका बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन या फिर जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहे थे, जिसमें आपके वायु केवल, ऑक्सीजन केवल फेफड़ों के अंदर बाहर जाती है और वो श्वसन वहीं पर कंप्लीट हो जाता है ना। उसको हमने मेनली 2 भागों में बांटा था। एक क्या था आपका श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, जिसमें ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल था। फिर दूसरा हमने बांटा, उसको हमने क्या नाम दिया था? दूसरे वाले भाग को हमने नाम दिया था गैसों का विनिमय, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जिसमें हमने बताया था कि कैसे विसरण यानी आपके डिफ्यूजन मेथड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोली से आपके वेनल कैपिलरी में, है ना, वो जो छोटी सी नस थी उसमें जाता है, जो आपके एल्वियोली की चारों ओर घेरी रहती हैं, है ना, जालनुमा संरचना बनाती हैं। और फिर कैसे उस आपके कैपिलरी से वापस एल्वियोली में CO2 का ट्रांसफ़र होता है, डिफ्यूजन या फिर विसरण मेथड के थ्रू होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ चुके थे। अब आज हम क्या कवर करने वाले हैं? मैंने आपको बताया श्वसन को मेनली 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर होता है आपका गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जो दूसरा भाग है। और फिर तीसरा भाग हमने पढ़ा, तीसरा भाग हमने देखा, वो क्या था? इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन। तो आप देखेंगे हमारा जो पहला भाग था श्वसन यानी रेस्पिरेशन का, जिसे हमने कहा था क्या? बाह्य श्वसन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसको हमने पूरी तरह से जान लिया, बोलो हाँ। फिर दूसरा भाग जो हमारा है, जिसमें आप पढ़ते हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, उसके बारे में हम आज से जानने वाले, मतलब आज के लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो टॉपिक क्या है भैया? टॉपिक का नाम है, नंबर 2 वाला टॉपिक है ना। 2 नंबर मतलब गलत मत समझना, 2 नंबरी टॉपिक है। मतलब आपका जो फर्स्ट में हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन किया था, जो आपके फेफड़ों में कंप्लीट हो जा रहा था। उसके बाद आपका इंटरनल रेस्पिरेशन के बीच में आता है ये क्या? गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इंटरनल रेस्पिरेशन में आप क्या पढ़ेंगे? कैसे जो रेस्पिरेशन है उसके द्वारा आपके भोजन से यानी फूड से एनर्जी का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बारे में हम इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर आंतरिक श्वसन में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता क्या है। तो आप देखो, किसी भी या मतलब आपके जो लंग्स हैं वहाँ से बॉडी के किसी भी ऊतक या टिश्यू वाले भाग में ऑक्सीजन का परिवहन, और उस ऊतक या फिर टिश्यू वाले भाग से आपके ऊतक या टिश्यू वाले भाग से कहाँ पर? ऊतक या टिश्यू वाले भाग से आपके वापस लंग्स या फेफड़े में CO2 का परिवहन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। इसको ही हम क्या नाम देते हैं? इसे ही हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, नीचे लिखा है भाई, देख लो। गैसों अर्थात जो आपका ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं में तथा शरीर की कोशिकाओं से वापस फेफड़ों में आने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? गैसों का परिवहन कहते हैं। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है आपको। चलो फिर क्या लिखा है? अगली बात ध्यान रखना है कि जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है ना, उसमें जो गैसों का परिवहन होता है, यानी ये जो हम गैसों का परिवहन पढ़ रहे हैं, वो गैसों का परिवहन किसकी हेल्प से होता है? आपका जो रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जिसको हम
एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सबसे नीचे लिखा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके माध्यम से आपका क्या होता है, श्वसन या रेस्पिरेशन का काम होता है और गैसों का परिवहन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। गैसों का परिवहन कैसे होगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बारे में हम कब जानेंगे, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। तो उसी के अंदर हमें हार्ट की स्टडी करनी है, अपने दिल को पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हार्ट के बाद हम स्टार्ट करेंगे उस हार्ट में फ्लो होने वाले ब्लड के बारे में, जहां आप ब्लड की डिटेलिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका परिसंचरण तंत्र भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्या, गैसों का परिवहन। भाई नाम ध्यान रखना है, यानी आज हमें क्या पढ़ना है, कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी टिश्यू तक जाते हैं, कहाँ से, लंग्स से, और फिर उस टिश्यू से वापस आते हैं आपके लंग्स में। ये चीज़ें आज हमें पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा, ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है, इसमें हम फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का परिवहन, बोलो हाँ। फिर दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है। चलो तो पहले तो स्टार्ट करते हैं क्या, आपका ऑक्सीजन का परिवहन। तो ये ऑक्सीजन का परिवहन आखिर होता कैसे है, तो देखो आपके ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है, सब्सटेंस पाया जाता है, जो मेनली आयन, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है मतलब वो मेनली आयन से बना होता है। और जब ये हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में घुला हुआ रहता है और फेफड़े यानी लंग्स में जाता है और वहाँ पर जो एल्वियोली में ऑक्सीजन थी उनके कांटेक्ट में आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन या विसरण की मेथड होती है, बोलो हाँ। उसके बाद आपका जो ब्लड है, ब्लड का जो आरबीसी वाला पार्ट है, रेड ब्लड सेल्स, उसका जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ अटैच हो जाता है आपका क्या, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है आपकी ऑक्सीजन, और मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक क्या बनाता है, केमिकल कंपाउंड बनाता है, यानी कि एक यौगिक फॉर्म करता है, ठीक है। केमिकल कंपाउंड या यौगिक क्या होता है सॉरी, केमिकल कंपाउंड या फिर यौगिक क्या होता है, ये आप केमिस्ट्री में जानेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, रसायन विज्ञान में जानेंगे। चलो अभी आप बस इतना समझ लो, जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, है ना, बायोलॉजी में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो भाई आपको ध्यान रखना है। देखो जो हीमोग्लोबिन होता है जो आपके ब्लड में पाया जाता है, बोलो हाँ, है ना। सबसे ऊपर देख लेते हैं, देखो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो कैसे होता है, आपके रुधिर या रक्त में एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक या फिर पिगमेंट पाया जाता है, लाल वर्णक या फिर पिगमेंट पाया जाता है, जो कि आरबीसी के साथ ही उपस्थित होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स में ही उपस्थित होता है आपका क्या, ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, मुख्यतः किससे बनी होती हैं, आपके हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन नामक वर्णक या फिर पिगमेंट से बनी होती हैं, ठीक है। ये जो आपकी आरबीसी है ना, इसी आरबीसी में आपका एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन नामक वर्णक या फिर आपके पिगमेंट पाया जाता है, जो क्या करता है, आपके आरबीसी को कलर देने का काम करता है। भाई मैंने आप सभी को पिगमेंट पढ़ा चुका हूँ, बोलो हाँ। पिगमेंट या वर्णक बताया था जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तभी। पिगमेंट या वर्णक का काम ही क्या होता है, तो कि वो किसी भी चीज़ में रंग देता है ना, उसके कलर को डिसाइड करता है। तो ऐसे ही जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी में जो आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स हैं उनके कलर को डिसाइड करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो मिलकर एक अस्थायी यौगिक यानी कि अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और उस अनस्टेबल कंपाउंड या अस्थायी यौगिक का नाम क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसको हम अस्थायी यौगिक क्यों कह रहे हैं, अनयूजुअल कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है कि जब ये यौगिक या कंपाउंड, है ना, अभी समझो ये जुड़ गया, अब जब ये यौगिक या कंपाउंड हमारी बॉडी के उस ऊतक या टिश्यू वाले भाग में जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, क्या है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो ये हीमोग्लोबिन देखेगा कि भाई इस ऊतक में या फिर इस टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है, तो ये हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन को निकाल के किसको दे देगा, उस अंग या फिर उस ऊतक को दे देगा, उस टिश्यू के पास ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो यौगिक या कंपाउंड था
जिसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिले हुए थे। ये ऐसी जगह पर जाने के बाद जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, ऐसी जगह पर जाने के बाद ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूट गए और हीमोग्लोबिन ने अपने साथ लाए हुए ऑक्सीजन को उस ऊतक या फिर टिश्यू को ट्रांसफ़र कर दिया। इसलिए हम इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम या इसे अस्थायी यौगिक या फिर अनयूजुअल कंपाउंड बोलते हैं। किसे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, क्योंकि ये आगे जाकर ऑक्सीजन की कमी होने पर टूट जाता है, यानी धोखा दे देता है किसको? ऑक्सीजन को। कौन? हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है? ये एक आपका भौतिक परिवहन यानी कि फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? जैसे कि आपने मोमबत्ती जलाया, वो पिघल गई, क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन केमिकल चेंज भी हुआ, मतलब जो वैक्स है, आपका मोम है, उसके जलने से कहीं ना कहीं क्या बनते हैं? कार्बन भी बनते हैं। चलो अच्छा, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मतलब आप फिजिकल चेंज ऐसा समझो, पढ़े होगे आपने वैसे तो, अभी फिर से जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब भी कवर करवा देंगे। होता क्या, आपने एक पेपर लिया, पेपर को आपने जलाया, पेपर क्या बन गया? कार्बन बन के उड़ गया। ठीक है, वो हुआ क्या? केमिकल चेंज। क्योंकि जो पेपर था पहले वो एक मतलब कागज़ या पेपर ही था, आपको पता है, लेकिन फिर जब आपने उसको जलाया तो जलने के बाद वो क्या बन गया? धूल, मतलब राख बन के उड़ गया, कार्बन बन के उड़ गया। ठीक है, तो वो हुआ केमिकल चेंज। लेकिन उसी जगह जब आप उसको, उस कागज़ को पकड़ो और उसको अच्छे से मोड़ दो, ठीक है, उसके बाद फिर भी आप खोल के देखोगे तो उसमें कुछ क्या होगा? दरारें दिखेंगी आपको, है ना? फट जाएगा कागज़, वो हो सकता है, लेकिन वो ख़राब नहीं होगा, यानी अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करेगा। तो उसको हम बोलते हैं क्या? फिजिकल चेंज। ठीक है, चलो ये आप केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ोगे। अभी बस इतना समझो कि भाई आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? अस्थायी यौगिक यानी कि अनयूजुअल कंपाउंड बनाता है। और जब ये अनयूजुअल कंपाउंड, जो आपका एक भौतिक परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंजेस है, वो जाता है किसी ऐसे टिश्यू या ऊतक के पास जब आपके, जहाँ पर आपके ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को दान कर देता है, यानी कि दे देता है कि जा भाई टिश्यू या फिर ऊतक, जा भाई तू खुश रह, मैं बिना ऑक्सीजन के रह सकता हूँ, या फिर मैं तो चलता फिरता रहता हूँ, वापस फेफड़ों में जाऊँगा और दूसरी ऑक्सीजन लेके आ जाऊँगा। ठीक है, ऐसी बातें होती हैं इनके बीच में। तो ये याद रखना है भाई, हीमोग्लोबिन नामक क्या है? पिगमेंट या वर्णक है, जो फेफड़ों में घुली ऑक्सीजन के साथ मिलता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक सब्सटेंस बनाता है आपके। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक सब्सटेंस बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो कि हमें पढ़ना है ऊतकों में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। तो भाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कैसे पहुंचती है। देखो, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये रुधिर या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र में, यानी कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, किसके माध्यम से? आप पढ़ेंगे वेन्स एंड कैपिलरी, आगे चल के पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में क्या मतलब, वेन्स और आर्टिलरी, सॉरी कैपिलरी कह रहा हूँ मैं, जिसको हिंदी में आप कुछ नाम देते हैं, है ना? वेन्स और आर्टिलरी, यानी कि ऐसे आपके बॉडी के ऐसे भाग, या तो जिनमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड घुला है और वो पूरी बॉडी में पहुंच रहा है, और दूसरा ऐसा भाग होगा जिनमें बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, जो देखने में आपको हल्का बैगनी या फिर पर्पल रंग का दिखता है, और वो फिर आपकी बॉडी में पूरी जगह घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपके जो आपकी बॉडी में जो परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपकी बॉडी में नसों के द्वारा बिछाया गया एक जाल होता है, जिसके अंदर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें, यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे उसी परिसंचरण तंत्र या फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा आपके ब्लड या फिर जो रक्त है, रुधिर है, उसका परिसंचरण होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। कहाँ से कहाँ तक? आपके जो लंग्स वाला एरिया है, उस लंग्स वाले एरिया से आपकी बॉडी या टिश्यू के जिस भाग में ऊतक को, जिस भाग में ऑक्सीजन को पहुंचना है वहां तक। ठीक है, चलो तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। क्या होता है देखो, अब चेंज कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि भाई हीमोग्लोबिन जो है अपनी ऑक्सीजन को किसी ऊतक या टिश्यू में ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन करता कैसे है, तो उसी को ही देखना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि जो आपकी कोशिकाएं या फिर सेल होती हैं, जो कि किसी मिलकर किसी ऊतक या फिर किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, मिलकर किसी ऊतक या फिर आपके
टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। उस टिश्यू या ऊतक की जो कोशिकाएं होंगी, है ना, उनमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है उनका दाब या फिर प्रेशर कम रहता है, ठीक है, जिसके कारण जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जिसने क्या लेके आया है, अपने साथ ऑक्सीजन लेकर आया है। अब समझो ये जो बोर्ड है ये कोई ऊतक या टिश्यू है, ठीक है। अब ये चल फिर नहीं सकता, तो इस ऊतक या टिश्यू को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी वो कौन पहुंचाएगा उसके पास तक, मैं, यानी कि हीमोग्लोबिन। देखो लाल वर्णक, ठीक है रेड पिगमेंट। तो मैं क्या करूँगा, अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करके लाऊंगा और लेके घूमूंगा और क्या बोलूँगा, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, है ना, इस टाइप से। तो जिस भी ऊतक या टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना, वहाँ पर आप ये हीमोग्लोबिन पहुँचेगा, यानी कि मैं पहुँचूंगा। और जब मैं देखूंगा कि भाई इसके पास ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो आप सोचो मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में है, यानी कि मेरे पास ऑक्सीजन का दाब या प्रेशर ज़्यादा है, बोलो हाँ। और इस ऊतक या टिश्यू के पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या फिर ऑक्सीजन का दबाव कम है, तो भाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगी, यानी मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर जाएगी, उस ऊतक या टिश्यू के पास जाएगी। किस मेथड से, विसरण या फिर डिफ्यूजन की मेथड से, बोलो हाँ। तो ऐसे ही करके क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन घुली हुई थी वो आपके ऊतक या टिश्यू में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कैसे, विसरण या फिर डिफ्यूजन की मेथड के थ्रू। समझ आया। यहीं पर लिखा है आपकी कि जो ऑक्सीजन होता है उनमें ऑक्सीजन का दाब कम होता है, यानी जो मतलब ऑक्सीजन का दाब कम होता है, जिसके कारण आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका विखंडन हो जाता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के रूप में टूटता है, जिससे हीमोग्लोबिन आगे निकल जाएगा और उसमें जो ऑक्सीजन थी वो टिश्यू या ऊतक के द्वारा सोख लिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रक्रिया से आपके जो ऑक्सीजन है वो मुक्त होकर ऊतकों में प्रवेश कर जाता है, यानी इसी मेथड के थ्रू आपके जो टिश्यू हैं वो ऑक्सीजन को गेन कर पाते हैं, ठीक है। ये आपका साइड में चित्र बना हुआ है, ये है आपका हीमोग्लोबिन, जहाँ से भाई आपका क्या आएगा, ऑक्सीजन को लेकर आएगा, और वो ऑक्सीजन अगर इस साइड वाले टिश्यू में कम है, ठीक है, साइड वाले टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो ये ब्लड में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, है ना, उससे जो हीमोग्लोबिन है वो आगे निकल जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो इस टिश्यू या ऊतक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कैसे, विसरण या फिर डिफ्यूजन के मेथड के थ्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ छोटी सी बातें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है ना। चलो कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है कलर में कैसा होता है भाई, बैगनी रंग का यानी वॉयलेट रंग का सब्सटेंस होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यानी हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो वह चमकदार लाल यानी कि ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है उससे कुछ मतलब कितनी मात्रा में वो ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी वो डिपेंड करता है कुछ बातों पर। किन बातों पर भाई, देखो ये मैटर करता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन का दाब या प्रेशर कितना है, बोलो हाँ। और दूसरी चीज़ रक्त का पीएच वैल्यू या फिर ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इस पर डिपेंड करेगा, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपके ब्लड में इस पर डिपेंड करेगा। तो दो फैक्टर हैं जिसके कारण आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में जुड़ेगा वो ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है। चलो इसके बाद हीमोग्लोबिन को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम श्वसन वर्णक या फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई श्वसन वर्णक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आप खुद सोचो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच होकर विभिन्न अंगों में जा रहा है, बोलो हाँ। तो रेस्पिरेशन या फिर श्वसन में कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आपकी बॉडी के सारे अंगों तक
क्या नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण क्या होगा, आपके जो अंग हैं वो धीरे धीरे जाम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सेल हैं, वहां पर जो सेल या फिर कोशिका हैं, उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी कि वो एनर्जी बना पाए या फिर ऊर्जा बना पाए। छोटा सा एग्जांपल दूं, देखो जब आप कभी लेफ्ट हैंड पर ऐसे कभी सो जाते होगे बचपन में, ठीक है, तो आपका ये हाथ पूरा सुन्न हो जाता है, यानी कि महसूस नहीं होता। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई है वो ऑक्सीजन कहाँ नहीं पहुँच पा रही, आपके इस वाले भाग में नहीं पहुँच पा रही, इस हाथ में। तो वो हाथ क्या होगा, वहाँ के जो सेल हैं धीरे धीरे एनर्जी बनाना लूज कर देंगे और पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे, यानी कि उनको फील नहीं होगा, टच करेंगे हम तो, है ना, वो भाग हमें फील नहीं होगा। तो समझ में आया आपकी बॉडी सुन्न क्यों पड़ती है? बहुत इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका कौन सा भाग, जब हमने पढ़ा आपके हीमोग्लोबिन के बारे में। छोटी सी यहाँ पर कुछ और देख लेना है हमें, हीमोग्लोबिन की संरचना देख लेना है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा भाई, हीमोग्लोबिन जो है उसके कुछ बेसिक हमने टर्म्स जाने कि इसको किस नाम से जाना जाता है ना। ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन कैसा दिखता है और बिना ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन कैसा दिखता है। फिर हमने एक बात जानी कि भाई रक्त की जो पीएच वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है, और जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, चलो श्वसन वर्णक या रेस्पिरेशन पिगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन की संरचना देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये जो हीमोग्लोबिन की संरचना होती है आपकी, ये हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो देखो, ये हीमोग्लोबिन की संरचना मेनली दो भागों से मिलकर बनती है। ठीक है, मेनली दो भागों से मिलकर बनती है, यानी इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग भाई? एक होता है आपका जिसे हम क्या नाम देते हैं, हीमोग्लोबिन का हीम, यानी कि हेमेटिन वाला स्ट्रक्चर। क्या क्या बोला मैंने? हीमोग्लोबिन जो है उसका ये हीम, यानी कि आपके इस हेमेटिन वाला स्ट्रक्चर, जहां पर आप देखेंगे मोस्टली आपको क्या देखने का मिलता है, लौह परमाणु, यानी कि आयरन जो है उसके एटम देखने को मिलते हैं। एटम क्या होता है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। हम बात कर रहे थे आपके इस हीमोग्लोबिन के बारे में, है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है, मैंने आपको बताया कि ये मेनली दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, या हम इसके दो भागों में स्टडी करते हैं। कौन कौन से दो भागों में स्टडी करते हैं हीमोग्लोबिन को? देखो, एक होता है आपका हेमेटिन या फिर हीम वाला स्ट्रक्चर। हेमेटिन इसका नाम है, हीम कोड लैंग्वेज में बोलते हैं ताकि ये हीमोग्लोबिन वर्ड कंप्लीट हो जाए। देखो, फर्स्ट वाला नाम इसका क्या है, हीम। ठीक है, चलो, और दूसरा भाग आता है इसमें कौन सा? दूसरा भाग आता है आपका ये ग्लोबिन वाला स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, दोनों को एक एक करके जानते हैं। आइए, तो देखो, सबसे पहले आता है आपका हेमेटिन या फिर हीम वाला स्ट्रक्चर। ये क्या होता है आपका, ये आपका हीम जो है एक आयरन क्या लिखा है, आयरन पॉरफायरिन होता है। अच्छा, ये नाम आप मत याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या नाम याद रखना है, देखो, ये जो हेमेटिन होता है, हेमेटिन एक जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके केंद्रक में, ठीक है, एक पदार्थ पाया जाता है। ऐसा समझो पूरी ही जो आरबीसी है मेनली आपकी इसी टाइप से बनी होती है ना। रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उनमें आपको हीमोग्लोबिन नाम का जो स्ट्रक्चर है उसमें हीम जो पाया जाता है उसमें आपको क्या देखने मिलेगा, लौह परमाणु या फिर आयरन एटम जिसको कहते हैं वो देखने को मिलता है। अब ये एटम क्या होता है, आयरन तो आप सब समझ गए होंगे भैया, लोहे की बात हो रही है। ठीक है, तो वो Fe उसका केमिस्ट्री में सिंबल होता है, इसलिए यहाँ पर साइड में आपको Fe देखने को मिला है। अब आप ऐसा समझो, परमाणु क्या होता है भाई, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। चलो, इसके बाद आप देखो, ये है आपका नाम, अभी यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो परमाणु वर्ड है आपको केमिस्ट्री में क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी बस इतना समझ सकते हो कि एक ही एलिमेंट या फिर एक ही तत्व, जैसे कि अगर मैंने कोई ब्रांच देखा मैंने, और उसमें से मैंने जो लोहे की बनी हुई ब्रांच है उसमें से मैंने छोटा सा भाग निकाला, और उसको जब मैंने किसी सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखा, या फिर जो आपका परमाणु सूक्ष्मदर्शी होता है ना, एटम को देखने के लिए, तो आप ऐसा समझो जब हम उसको देखते हैं तो उसमें आपको एक ही टाइप के पार्टिकल से, एक ही टाइप के
कण से मिलकर बनी हुई जो संरचना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जिसमें आपको आप ऐसा समझिए कि सेम चीज़ें देखने को मिलती है भाई। जैसे बायोलॉजी में आपने क्या देखा कि सेल है, कोशिका है, तो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ भाग क्या कह रहा था, ऊतक। ऐसे ही एक ही प्रकार के परमाणु जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, उनसे मिलके जब कोई मटेरियल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्व या फिर आपका एलिमेंट कहते हैं। और ऐसे ही आयरन एक तत्व है, एक एलिमेंट है, जो आपके कहाँ पर पाया जा रहा है, इस हीमोग्लोबिन में पाया जा रहा है, ठीक है। और जिस भाग में आयरन पाया जा रहा है उसे हमने क्या नाम दिया, हेमेटिन नाम दिया। तो ये था आपका पहला नाम। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, इसके ग्लोबिन वाले भाग को आपको ध्यान रखना है, ये आपका दूसरा वाला भाग होता है, ठीक है, ग्लोबिन। अब ये क्या होता है, देखो, एक प्रकार का प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके ये हेमेटिन वाले जो कण हैं, जिसमें आपके जो है आयरन के एटम देखने को मिल रहे हैं, है ना, वो आयरन के एटम दबे हुए होते हैं या फिर रखे हुए रहते हैं, ऐसा समझो, किसमें, आपके इस ग्लोबिन वाले प्रोटीन स्ट्रक्चर में। किसमें, इस ग्लोबिन वाले प्रोटीन स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये आपके हीमोग्लोबिन का लगभग 95% भाग बनाता है। कितना, 95%। आप खुद सोचो, अब जैसे ये आपकी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है ना, तो इसमें आपका ये जो बाहर वाला पूरा स्ट्रक्चर है, लगभग 95% भाग ये किसका बना होगा, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर आपका बना होगा ग्लोबिन का, ठीक है। और इसके अंदर आपके जो लौह पदार्थ पाए जाएंगे, यानी सॉरी, जो लौह परमाणु पाया जाएगा या फिर आयरन एटम पाए जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, Fe नाम देंगे, और वो आपके सेंटर में होगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, हेमेटिन। तो इस प्रकार से जो आपका हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जाना हीमोग्लोबिन के बारे में। क्यों जानना इंपॉर्टेंट था भाई, क्योंकि पहले की स्लाइड में हमने इससे रिलेटेड बातें पढ़ी, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन वर्ड बार बार यूज़ हो रहा था, है ना, कि कैसे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक संरचना बनाता है, और फिर आपके जो लंग्स वाला एरिया है वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके कहाँ पर ले जा रहा था, ऊतक या टिश्यू के पास तक ले जा रहा था, ठीक है। और फिर उस ऊतक या टिश्यू को दे कैसे रहा था, मैंने बता चुका हूँ, आपके विसरण या फिर डिफ्यूजन की मेथड के द्वारा, ठीक है, डिफ्यूजन या फिर विसरण की मेथड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो सेकेंडरी हमें क्या पढ़ना है भाई। हमने ये तो कवर कर लिया कि आपके लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, आपके लंग्स से ऑक्सीजन सारे टिश्यू या ऊतक में जा रही है। अब वहाँ पर वो हर एक छोटे छोटे जो सेल हैं, कोशिका है, उनको प्राप्त होगी ऑक्सीजन, और जब मिल जाएगी ऑक्सीजन तो क्या होगा, वो रिएक्शन करेगा। जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है भाई, वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की हेल्प से क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। लेकिन एनर्जी बनाने के बाद वो क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करेगा, मैंने आपको बताया था भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आपका H2O यानी कि वाटर बनता है, और उसके बाद एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है। तो एनर्जी बनेगी ATP के रूप में, जिसका हम यूज़ करेंगे, या तो जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, और जो आपका वाटर है वो भी बनेगा। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी तो लेके आना है ना लंग्स तक, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड हम कुछ बात करने वाले हैं, जो आपके श्वसन या रेस्पिरेशन के दौरान बनती है, ठीक है। चलो हम देखेंगे अब किसका भैया, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसका देखने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है, वो आपके कोशिकाओं से फेफड़ों तक, यानी आपके जो सेल वाला भाग है वहाँ से फेफड़े तक कितनी आती है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसके द्वारा केवल 10% से लेकर आपके 20% तक ही कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक लाई जाती है। किसके द्वारा, इन हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब आप यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन निकालो कि भैया अगर 10 से 20% ही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आ रही है, कहाँ तक, आपके फेफड़ों तक, और आपके ऑक्सीजन के दौरान रिलीज हो रही, सॉरी, आपके श्वसन या रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हो रही है, आप जब एक्सेल कर रहे हो तो फिर रिलीज हो रही है। अब ये जो बची हुई 10 से 20% के अलावा जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ गई, तो
वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके अलग मतलब अलग टाइप से रिलीज होती है ना। क्या अलग टाइप वो होते हैं उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। छोटी सी बात एक पहले आप लोग ध्यान रखें। क्या मैंने आपको बताया कि भाई आपके फेफड़े जो हैं, लंग्स जो है, जिनका हम मेन स्टडी कर रहे हैं, है ना, इन लंग्स से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है? केवल 10 से लेकर 20% तक हो रही है। बोलो हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, बची हुई जो 90 से 80% जो ऑक्सीजन थी, सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो कैसे रिलीज होगी, ये भी तो क्वेश्चन है। तो देखो, आप देखोगे कि भाई CO2 का परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है, यानी कि कुछ और भी टाइप होते हैं जिसके द्वारा आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। क्या है वो चीज़ें, चलो जानते हैं भाई एक एक करके। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो CO2 है वो प्लाज्मा में घुलकर बाहर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है कि उसके बाइकार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं, है ना। क्या ध्यान रखना है? पहला प्लाज्मा, कोड वर्ड ध्यान रख लेना, पहला प्लाज्मा, दूसरा बाइकार्बोनेट, और तीसरा ध्यान रखना है क्या? कार्बामीनो यौगिक के रूप में, यानी कार्बामीनो कंपाउंड्स के रूप में। अब ये कार्बामीनो कंपाउंड्स क्या है? यहाँ पे आपके कार्बन और अमीनो एसिड जो होते हैं उनके ही कंपाउंड्स बनते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे इसको, है ना। कार्बन और आपके अमीनो दो चीज़ें मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से जाना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके फेफड़े या फिर लंग्स से पहुंच रहा है टिश्यू या ऊतक तक, बोलो हाँ। तो वैसे ही आपका जो टिश्यू या ऊतक है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर तो निकलेगी आपकी बॉडी से, लेकिन कंप्लीट नहीं निकलती, केवल 10 से 20% निकलती है। और बाकी बची हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो तो हीमोग्लोबिन के थ्रू निकल नहीं सकती, तो वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी आपकी बॉडी से अन्य मेथड के थ्रू, और उसी को हम पढ़ रहे हैं। तीनों नाम ध्यान रखना है, कौन कौन से? एक ध्यान रखना है भाई कि प्लाज्मा में घुलेगी, बोलो हाँ। दूसरा क्या है? बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में निकलेगी, बोलो हाँ। तीसरा कार्बामीनो यौगिक। अब एक छोटा सा वर्ड है जिसका नाम है क्या? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा को आप लोगों को ध्यान रखना है, होता क्या है? देखो, आपकी जो बॉडी है जिसमें कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में आपके क्या रक्त का परिवहन हो रहा है, मतलब जो आपका ब्लड है पूरी बॉडी में क्या कर रहा है? घूम रहा है ना। इसको हम कब पढ़ेंगे? जब आपका परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो आप हार्ट और ब्लड के बारे में वहाँ पर पढ़ोगे। तब आप जानोगे कि जो मेनली आपका ये ब्लड होता है, ये ब्लड किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है? एक तो उसमें हो जाता है प्लाज्मा, और फिर उसके बाद उसमें होती हैं छोटी छोटी कणिकाएं जिनको हम RBC, WBC, प्लेटलेट्स इस टाइप से नाम देते हैं। आप ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है जिसमें पानी भरा हुआ है, और उस पानी में आपने जब 4-6 लोगों को छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हुआ? स्विमिंग पूल में वो 4-6 लोग तैरते हुए इंसान हैं, बोलो हाँ। और उनको तैरने के लिए बेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसमें भरा हुआ पानी। ऐसे ही आपकी बॉडी जो है, बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ठीक है, आप देखेंगे उस ब्लड में प्लाज्मा नामक स्ट्रक्चर है जो स्विमिंग पूल के पानी के जैसा काम कर रहा है, और आपकी बॉडी में एक माध्यम दे रहा है ताकि जो भी आपके जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स यानी लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और आपकी प्लेटलेट्स, ये जो कणिकाएं हैं, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये आपकी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो हो सकें। अब ये फ्लो होंगे तो भाई इनको किसी ना किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, बोलो हाँ। वही माध्यम कौन देता है? आपका ये प्लाज्मा नामक स्ट्रक्चर देता है। इससे ज़्यादा हम इसके बारे में जानेंगे कब? जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके तीनों को सेपरेटली जानेंगे कि कैसे भाई आपका प्लाज्मा में घुलकर बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कैसे आपका बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में निकलती है, और कैसे आपके कार्बामीनो यौगिक के रूप में निकलती है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके? प्लाज्मा में घुलकर। तो होता क्या है? देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रुधिर प्लाज्मा में घुलकर
कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? कार्बोनिक अम्ल या कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। बोलो हाँ। तो बोलेंगे सर क्या ऐसे ही बताना है? नहीं भैया, नीचे इसकी समीकरण या जिसको हम मतलब केमिकल इक्वेशन बोलते हैं वो भी लिखी हुई है, जानेंगे। अब देखो ये जो कार्बोनिक एसिड बना, ये जो कार्बोनिक एसिड बना नीचे वो भी लिखा है इक्वेशन। इस कार्बोनिक एसिड में जो CO2 बाहर निकल रही है उसका लगभग 7% परिवहन होता है, यानी कि आपके प्लाज्मा में घुलकर, ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर आपकी बॉडी के 7% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो इसका कुछ इक्वेशन है भाई, देख लेना है आपको। मैंने बोला क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, है ना, वो डिसॉल्व होती है आपके रुधिर के प्लाज्मा में और क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल नामक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो कई बार क्या होता है कि ऐसा नाम नहीं देगा कार्बोनिक अम्ल और इक्वेशन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है, मतलब उसका सूत्र दे देगा। ठीक है, चलो फिर दूसरी हम बात करते हैं किसकी? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में जब ये निकलती है आपकी बॉडी से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या होता है? देखो जब बाइकार्बोनेट्स के रूप में आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है, तो ये आपकी बॉडी से अधिकांश मात्रा में रिलीज होती है। इट मीन्स कि लगभग पूरी कार्बन डाइऑक्साइड का 70% जो भाग है, मैंने क्या कहा, आपकी बॉडी में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग इसी बाइकार्बोनेट्स के रूप में क्या होता है? आपकी बॉडी से ट्रांसपोर्ट होता है इसका। ठीक है, परिवहन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। तो ये तो हो गया भाई एक इम्पॉर्टेंट वाक्य जिसको आपको ध्यान देना है कि भाई आपकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसका लगभग 70% भाग बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, परिवहन होता है। अब होता क्या है? देखो आपका जो रुधिर यानी कि रक्त है उसमें पोटेशियम और प्लाज्मा के सोडियम, है ना, पोटेशियम और, इन दोनों को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, पोटेशियम और प्लाज्मा के सोडियम नामक दो क्या पाए जाते हैं आपके ऐसे कहें तत्व या एलिमेंट जो मैंने आपको बताया वो पाए जाते हैं। अब इन पोटेशियम और सोडियम के साथ मिलकर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कुछ बनाता है जिसका नाम क्या है? अगर पोटेशियम के साथ मिलेगा तो कौन सा यौगिक या कंपाउंड बनाएगा भाई? आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, बाइकार्बोनेट्स के रूप में कैसे निकलता है, यही पढ़ना है। तो जब पोटेशियम के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही जब सोडियम के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बस इतना ही है? नहीं भैया, इसका आपको क्या इक्वेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपका जो ब्लड है ना, ब्लड में जो आरबीसीज पाई जाती हैं उन आरबीसीज में आप देखो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है ना, और उन्हीं बाइकार्बोनेट के थ्रू आपकी बॉडी से CO2 जो है बाहर निकलती है। कैसे? सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के थ्रू। ठीक है, और ऐसे ही आपकी बॉडी में परिवहन होता है। ठीक है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब समझ रहे हो जो हमने ऑक्सीजन पढ़ा उसका कितना सिंपल था कि भाई हीमोग्लोबिन में बैठ के आएगा और हीमोग्लोबिन में बैठ के चला जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिलीज करना इतना आसान नहीं होता है आपकी बॉडी से। देख रहे हो कितना कठिन स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ रहा है। देखो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने बोला सबसे पहले वो क्या बनाता है? आपका कार्बोनिक एसिड नाम का स्ट्रक्चर बनाता है ना, और एट द एंड आपका जब आरबीसी के साथ में मिलता है तो क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाता है। बोलो हाँ। ठीक है, वही चीज नीचे लिखी हुई है। अच्छा, अब अगर ये आपका सोडियम के साथ में मिला, किसके साथ? सोडियम के साथ, तो क्या बनाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और पोटेशियम के साथ मिला तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो तीसरा हमें ध्यान रखना है क्या? तीसरा हमें ध्यान रखना है कि कैसे कार्बामीनो यौगिक यानी कि कार्बामीनो कंपाउंड के रूप में ये जो CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट या फिर परिवहन होता है। ठीक है, ये तीसरी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो जो आपकी
कार्बन डाइऑक्साइड है, बोलो हाँ, ये हीमोग्लोबिन के अमीनो वाला जो भाग होता है, अमीनो समूह वाला जो भाग होता है, मतलब अमीनो जो होता है ना, उसके साथ जुड़ती है और क्या बनाती है, आपके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर इसको कार्बामीनो हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, वही नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही हम अपने थर्ड स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं कि कैसे कार्बामीनो यौगिक या फिर कार्बामीनो कंपाउंड के रूप में आपकी बॉडी से जो आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप देखो कि आपकी बॉडी का लगभग 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका परिवहन किसके द्वारा होता है, इस कार्बामीनो यौगिक या फिर कार्बामीनो कंपाउंड के द्वारा होता है। छोटा सा फॉर्मूला है भाई, साइड में लिखा हुआ है, ध्यान रख लेना है। कैसे, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे पहले वाटर के साथ मिलता है, क्या बनाता है, एक सेकेंड, वाटर नहीं आएगा इधर पे, ये गलत लिखा है यहाँ पर, -NH2 यानी कि अमोनिया के साथ मिलता है ना, सॉरी, जो अमीनो आपका वो होता है उसके साथ मिलता है। ठीक है, और क्या बनाता है, आपका कार्बामीनो यौगिक के रूप में बनाता है, और भाई यही आपका क्या करता है इसके बाद। अच्छा, ये कार्बामीनो यौगिक जो है, कार्बामीनो कंपाउंड, ये बनाने के बाद स्टेबल नहीं होता, क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस कार्बामीनो कंपाउंड के साथ और रिएक्शन करता है, और आप देखेंगे आगे चल के हीमोग्लोबिन भी रिएक्शन करता है, और एट द एंड क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक स्ट्रक्चर बनता है, जो आपके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है, चलो मेनली आपको जो इक्वेशन है उसको अवॉइड करना है, ये केवल आपकी हेल्प करेगी ताकि आप चीज़ों को याद कर सको शॉर्ट फॉर्म में, है ना। आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, मेन ये नाम ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने इसके बाद क्या देखा मतलब इसके पहले हमने क्या क्या चीज़ें देखी, कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि भाई आपका जो आपका जो लंग्स है ना, उस लंग्स में जो ऑक्सीजन फिल है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में टिश्यूज़ के पास तक पहुंच रही है। कैसे भाई, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नामक स्ट्रक्चर है जिसको हमने डिटेल से जाना, उसी हीमोग्लोबिन नामक स्ट्रक्चर से आपकी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है वो कहाँ तक पहुंच रही है, ऊतक या फिर टिश्यू तक पहुंच रही है। ठीक है, तो ये तो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी बॉडी का जो ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वापस आती है, कहाँ तक, आपके लंग्स तक, और बची हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी लगभग 80-90% जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी आती है कैसे, वो आती है आपके 3 मेथड के थ्रू। कौन कौन सी 3 मेथड भाई, मैंने आपको बताया, सबसे पहला आता है आपका प्लाज्मा के थ्रू, सेकेंडरी आता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और थर्ड आता है आपका कार्बामीनो यौगिक के रूप में। ठीक है, इन तीनों से आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिसंचरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटी सी बातें हैं जो हम जान लेते हैं। क्या क्या भैया, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्वसन दर क्या होती है ना। हम 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। और ये जो ब्रीदिंग रेट होता है ये मनुष्य में कितना होता है, लगभग 16 से 20 बार हमारी प्रति मिनट ये साइकिल चलती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल कितनी बार करते हैं भाई, 16 से 20 बार के बीच में करते हैं। चलो इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि जब हमने 1 मिनट में लगभग 16 से 20 बार सांस ली, बोलो हाँ, तो इस दौरान हमारी बॉडी में क्या हुआ होगा, जो लंग्स वाला एरिया है वहाँ पर कुछ तो ऑक्सीजन फिल हुई होगी, यानी कुछ तो गैस आई होगी। तो जो गैस आई है ना, वो गैस कितनी होती है, ठीक है, उसकी मात्रा या क्वांटिटी को हम नापेंगे। तो आप देखो, सामान्य श्वसन जो होता है यानी कि नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है उसमें आपके लगभग 1500 ml या फिर मिलीलीटर कह सकते हैं, इतनी वायु आपके फेफड़ों में हर समय भरी रहती है। ठीक है, और
इसे क्या बोलते हैं, हर समय भरी रहती है, ठीक है। चलो, और क्या लिखा है कि इसे फेफड़े की कार्य क्षमता, इससे फेफड़े की क्या होती है, कार्य क्षमता अवशेष सामर्थ्य कहते हैं, है ना भाई। कठिन वर्ड है ना कठिन वर्ड है, इसको आप लोग मत देखिए, बस इतना समझो कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, उनकी एक कैपेसिटी होती है कि वो भाई 1 मिनट में इतनी ही क्या कर सकते हैं, इतनी ही गैस को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो एक सामान्य रूप में, एक नॉर्मल ब्रीदिंग में आपके लंग्स में लगभग 1500 मिलीलीटर ऑक्सीजन हर टाइम जाती है, बोलो हाँ। अब इस 1500 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो कि आपकी बॉडी में हर समय जा रही है, उसे ही जब हम नापते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं कि उसकी कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहते हैं। यानी कि भैया, हाँ, इंग्लिश में ये लिखा है, उसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलो, अब ये तो था आपका क्या, ये तो था आपका ये गैसों का परिवहन, यानी आपकी बॉडी में कैसे, आपकी बॉडी में वही लंग्स से टिश्यूज तक क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, और फिर जो वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, तो कैसे आपकी बॉडी से वापस पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर रिलीज होती है, ये बातें हमने जानी। चलो, ये कुछ रिवीजन स्लाइड है जो आपको देख लेना है ना। कैसा, देखो, गैसों का जो परिवहन है, मैंने आपको क्या बताया कि जो गैसों का परिवहन होता है उसमें जब हम बात करेंगे O2 की, यानी कि ऑक्सीजन की, है ना, तो उस O2 या ऑक्सीजन में देखो आपका जो है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना कि भाई इसमें जो हीम है उसका मतलब क्या होता है। इस हीम का मतलब होता है आपका जो Fe होता है यानी आयरन होता है, उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं, है ना। और ये जो ग्लोबिन है इसके बारे में भी हमने जाना कि भाई क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, लगभग 95% भाग बनाता है आपके हीमोग्लोबिन का, है ना, जिसके अंदर ये हीम यानी कि आयरन के छोटे छोटे कण क्या होते हैं, ऐसे मिल जाते हैं आपको। चलो, अब इसी हीमोग्लोबिन के द्वारा जो आपका O2 है, ऑक्सीजन है, वो ट्रांसपोर्ट होता है, बोलो हाँ। और किस फॉर्म में होता है, मिलने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और क्या बनाता है, ब्राइट रेड यानी कि चमकदार कलर का हो जाता है। अच्छा, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता तो इसका नॉर्मल कलर क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कवर करवाया हूँ, वो कैसा होगा, बैंगनी रंग का होता है। अच्छा, आपको पता है यही रीज़न है जिसके कारण आपकी हाथों में ये जो वेन्स दिखती हैं, वो वेन्स कैसी होती हैं, बैंगनी कलर की होती हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं होता है, यानी O2 वाला रक्त नहीं मिलता है वहाँ पर। अच्छा, जब हम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो परिसंचरण तंत्र है जिसमें ब्लड की स्टडी करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर हार्ट का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब आप जानोगे कि हाँ भाई आपकी बॉडी में आर्टरी होती है, आर्टिलरी कह रहा मैं, इट्स अ वर्ड दैट वी यूज इन आर्मी, सॉरी। तो आप देखेंगे जो आर्टरी होती है जहाँ पर आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है, और जो आपका वेन्स होती है जहाँ पे क्या होता है, CO2 वाला या फिर नॉर्मल ब्लड जो है वो फ्लो होता है, CO2 वाला ब्लड, है ना। ये चीज़ पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें। चलो, आप देखो भाई, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कैसा होता है, चमकदार लाल यानी कि ब्राइट रंग का होता है। और जब यही ऑक्सीजन नहीं होती है तो आपके हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने जाना किसके बारे में, CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में जाना। अब CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो भाई कैसे होता है, तो आपकी बॉडी में मैंने बताया 10 to 20% इतना ही ट्रांसपोर्ट होता है, किससे, हीमोग्लोबिन से। बचे हुए जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे जाती है, सबसे ज़्यादा यानी कि 70% कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, बोलो हाँ। फिर लगभग 20% किसके रूप में आती है, आप देखोगे ये कार्बामीनो कंपाउंड्स के रूप में आती है, बोलो हाँ। फिर आप देखोगे बची हुई जो 7% है ना, वो किसके रूप में आती है, प्लाज्मा में घुलकर। तो यहाँ से, अच्छा, और मैंने बोला भैया डायरेक्टली 10 से 20% के बीच में हीमोग्लोबिन के द्वारा जाती है, बोलो हाँ।
एक बात ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन से कितनी जा रही बोलो। उसके बाद फिर दूसरा ध्यान रखना है सबसे कम कैसे जा रही है, सबसे कम परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, तो प्लाज्मा के द्वारा। और सबसे ज़्यादा परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, तो आपका बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। ठीक है, चलो ये आपका CAPF के एग्जाम में यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो अब ये तो थी भैया आपका रिवीजन स्लाइड, है ना। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर चुका है उनका भी हमने एक क्विक रिवीजन कर लिया है। अब हम आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर आप जानोगे कि कैसे जो आपकी बॉडी है उसमें अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है। देखो मैंने आपको बताया, ऐसे ही बता देता हूँ, देखो मैंने आपको बताया कि भाई आपके लंग्स हैं, फेफड़े हैं, जो क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। बोलो हाँ, किस चीज़ का स्टोर का मतलब किस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं वो, ऑक्सीजन या फिर हाँ मतलब ऑक्सीजन ही बोलो। चलो आपकी जो हवा है, ऐसे तो उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती, हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों होते हैं। बट अभी के लिए इतना समझो कि जो हवा है मेनली, है ना, एनवायरनमेंट या वातावरण से आपके लंग्स में स्टोर होती है। और उसको हमने जाना किसमें, बाह्य श्वसन या फिर आपके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। ठीक है, फिर सेकेंडरी हमने किस बात को जाना, जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो परिवहन का काम हो रहा है, कैसे उस जो फेफड़े के एल्वियोली वाला भाग था वहाँ से जो आपके ऑक्सीजन है वो कैसे विसरण या फिर आपके डिफ्यूजन मेथड के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ पर, एल्वियोली भाग से आपके जो कैपिलरीज होती हैं उनमें, है ना, कूपिका केशिकाएं बोलते हैं उसको हिंदी में, कैपिलरीज को, उसमें। अच्छा, तो ये तो हमारा कवर हो गया। क्या फर्स्ट में हमने देख लिया कि भाई हमने बात करी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, कि कैसे अंदर और बाहर हो रहे थे। सेकेंडरी हमने देखा कि कैसे जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ रहा है टिश्यू तक और फिर टिश्यू से वापस रिलीज हो रहा है और फिर एट द एंड आपकी बॉडी से बाहर जाती है पूरी कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो हाँ। अब हम देखेंगे मेनली उस सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है वहाँ पर कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है ना। और उस एनर्जी के थ्रू आप देखेंगे कि एटीपी के रूप में एनर्जी बनेगी, बट उसके साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर चीज़ें भी बनेंगी, जिसको हम इक्वेशन या फिर समीकरण के थ्रू जानेंगे। और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना। उस लैक्टिक एसिड के कारण ही आपकी बॉडी के जो मसल्स होती हैं वो जाम हो जाती हैं। इन सब को थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो भाई मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, और आपने अभी तक जो कंप्लीट कर चुका है एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत से लोगों को कम समझ में आता है। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।